पैसे के इस पूरे सिस्टम को डीकोड करने वाले आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम ये समझने वाले हैं कि आखिर ये पैसा हमारे समाज पर इतना जबरदस्त कंट्रोल कैसे रखता है। मतलब भिखारी से लेकर अरबपति तक हर कोई इसके पीछे भाग रहा है ना। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक नशा है, एक ऐसी भाषा जो पूरी दुनिया बोलती है और समझती है। अब जरा सोचिए, ये कितना दिलचस्प है कि सिर्फ इस पैसे ने जंगलों में रहने वाले इंसानों को आज बादलों को छूने वाली गगनचुंबी इमारतों में लाकर बिठा दिया है, हवा से बातें करने वाली गाड़ियां दे दी हैं। जबकि सच तो ये है कि ये बस एक कागज का टुकड़ा है, इसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू या कीमत नहीं होती, लेकिन फिर भी ये दुनिया की हर चीज की कीमत तय करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक साधारण से कागज के टुकड़े में इतनी अपार शक्ति आखिर आती कहां से है। भाग 1, बार्टर से सोने तक, विनिमय का विकास। इस बहुत बड़े भ्रम को समझने के लिए ना हमें हजारों साल पीछे अतीत में जाना होगा। देखिए, हजारों साल पहले लेन देन के लिए बार्टर सिस्टम चलता था। मतलब एक सामान दो और दूसरा लो। अगर आपके पास चावल है और आपको चीनी चाहिए, तो आपको किसी ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसके पास चीनी हो और उसे आपके चावल की जरूरत भी हो। काफी झंझट था। तो लोगों ने इसका एक हल निकाला और कमोडिटी ट्रेड शुरू किया। मवेशी, अनाज, तंबाकू, इन सब से व्यापार होने लगा। लेकिन समय के साथ ये चीजें खराब हो जाती थी, जानवर मर जाते थे, अनाज सड़ जाता था। फिर फाइनली इंसान ने सोने और चांदी के सिक्कों को अपनाया, जो हर जगह चलते थे, और यहीं से आगे चलकर कागजी रसीदों या आईओयूज की शुरुआत हुई। भाग 2, पहला बैंकिंग घोटाला और कागजी मुद्रा का जन्म। अब ये हिस्सा ना वाकई बहुत मजेदार है। हुआ ये कि सोना बहुत भारी होता था और उसे लेकर चलना मतलब चोरी का रिस्क। तो कुछ सुनारों ने एक कमाल का आइडिया दिया। उन्होंने कहा, आप अपना सोना हमारे पास सुरक्षित रख दो, और इसके बदले में वो एक कागज की रसीद दे देते थे जिस पर लिखा होता था IOU, यानी IOU, मैंने आपका इतना सोना रखा है। धीरे धीरे लोगों ने सोना निकालने के बजाय सीधे उन रसीदों से ही व्यापार करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और मैं आपको ये बताऊं कि सुनारों ने इसके बाद क्या चालाकी की, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हाँ, सुनारों ने देखा कि यार कोई भी अपना सोना वापस लेने तो आ ही नहीं रहा है। बस फिर क्या था, उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने बिना सोने के ही नकली रसीदें छपनी शुरू कर दी। और पता है, बिना बैकिंग वाली इन कागजी रसीदों का जो ये चलन शुरू हुआ, इसे दुनिया का पहला बड़ा फाइनेंशियल धोखा कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि इस तरह दुनिया के सबसे बड़े कानूनी घोटाले की शुरुआत हुई। जो मजे की बात यह है कि आज भी चल रहा है। वो सुनार की दुकान दुनिया का पहला बैंक बन गई थी, और वो रसीद दुनिया की पहली करेंसी। भाग 3, आधुनिक बैंकिंग का जादू और उसका मल्टीप्लायर गणित। चलिए, अब आज के समय में वापस आते हैं। हम आमतौर पे यही सोचते हैं ना कि बैंक में हम जो पैसा जमा करते हैं, बैंक बस वही पैसा दूसरों को लोन पर दे देता है। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ऊपर ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि आपने बैंक में 1000 रुपये जमा किए। नियम के हिसाब से बैंक ने 10% नकद यानी 100 रुपये रिजर्व में रखिए और बाकी के 900 रुपये किसी और को लोन पर दे दिए। अब बैंक लोन लेने वाले से मान लीजिए 12% ब्याज लेता है और आपको 4% देता है। बीच का जो 8% है वो उनका सीधा मुनाफा हो गया। दुनिया के सारे कमर्शियल बैंक इसी बेसिक फंडे पर काम करते हैं। लेकिन असली कैच यहां है, बैंक सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं कर रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं। कैसे? देखिए, आपने 1000 रुपये जमा किए, आप अपना बैलेंस चेक करेंगे तो आपको 1000 रुपये दिखेंगे, राइट? और जिस इंसान को 900 रुपये का लोन मिला है, उसके खाते में भी 900 रुपये आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बैंक ने सिर्फ अपने कंप्यूटर पर कुछ नंबर्स टाइप किए और हवा में से तुरंत 900 रुपये की एक्स्ट्रा वर्चुअल करेंसी मार्केट में क्रिएट कर दी। और ये खेल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। जब वो आदमी उन 900 रुपयों को खर्च करेगा तो वो पैसा घूम फिर कर फिर से किसी न किसी बैंक के खाते में ही जाएगा। बैंक फिर से उसका 10% रिजर्व रखेगा और बचे हुए 810 रुपये किसी और को उधार दे देगा। ये साइकिल चलती रहती है, और ऐसा करते करते बैंक आपके 1000 रुपये के कैश डिपॉजिट को लगभग 10,000 रुपये तक की वर्चुअल करेंसी में बदल देता है ना कमाल का जादू। भाग 4, वास्तविकता की जांच, जिसे हम आंशिक रिजर्व प्रणाली या फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम भी कहते हैं। ये जो कंपाउंडिंग का गणित हमने अभी देखा, ये हमारे बैंक बैलेंस की सेफ्टी को लेकर एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने लाता है। हमें लगता है कि हमारा पैसा बैंक में एकदम सेफ है और हम जब चाहें उसे निकाल सकते हैं।
लेकिन सच तो ये है कि ये पूरा का पूरा फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम सिर्फ प्रोबेबिलिटी या संभावनाओं पर टिका है। अगर आज केवल 20 से 30% लोग भी एक साथ अपना पैसा बैंक से निकालने पहुंच जाए ना, तो बैंक वो पैसा दे ही नहीं पाएगा। बैंक फेल हो जाएगा, क्योंकि सारा कैश एक साथ उनके पास कभी मौजूद होता ही नहीं है। और इस बात को आप ग्लोबल लेवल पर ऐसे समझिए, अगर आज दुनिया के सारे बैंक खातों का बैलेंस मिलाकर 100 रुपए होता है, तो उसमें से असली कैश 10 रुपए से भी कम है। बाकी का 90% से ज्यादा पैसा सिर्फ वर्चुअल डिजिट्स हैं, जो बस हमारे मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर चमकते हैं। इस पैसे के भ्रम को जानबूझकर इतना कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। भाग 5, मुद्रा बनाम वास्तविक संपत्ति। चलिए अब इस भ्रम को हमेशा के लिए तोड़ते हैं, क्योंकि इस पूरे सिस्टम ने सच्चाई को इतनी चालाकी से छुपाया है। यह समझना बहुत जरूरी है कि जिसे हम पैसा कहते हैं और जो वास्तविक संपत्ति है, उन दोनों में बहुत फर्क है। लोग अक्सर करेंसी और पैसे को एक ही मान लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। करेंसी सिर्फ लेन देन का एक मीडियम है। आपकी तिजोरी में रखे 1000 के नोटों के बंडल रातों रात रद्दी के कागज बन सकते हैं अगर कोई सरकार उन्हें खारिज कर दे। लेकिन जो असली पैसा होता है, वो अपने आप में एक वैल्यूएबल फिजिकल एसेट होता है, जैसे सोना। आपके घर में रखे सोने के सिक्के की कीमत पूरी दुनिया में वैसी की वैसी ही रहेगी, चाहे कोई भी सरकार कुछ भी फैसला ले। देखिए, इंटरनेट पे लोग भले ही टैक्स बचाने के लिए आपको डिजिटल गोल्ड या बॉन्ड्स लेने की सलाह देते हों, लेकिन सच ये है कि आपको थोड़ा असली भौतिक सोना भी अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़ा संकट आता है, कोई महामारी आती है, तब सिर्फ असली चीजें ही आपके काम आती हैं। आप दुकान वाले को अपना डिजिटल गोल्ड या बॉन्ड का सर्टिफिकेट दिखाकर उससे राशन नहीं खरीद सकते, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी फिजिकल गोल्ड है, तो वो आपको एक वास्तविक रियल वर्ल्ड सुरक्षा देता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए आपको इस बात पे जरूर गौर करना चाहिए कि ये जो कागजी पैसों का पूरा खेल है, ये सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर चल रहा है। दुनिया इसी भरोसे पर टिकी है। ऐसे में खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या आपकी अपनी वित्तीय नींव किसी नाजुक से संस्थागत भरोसे पर बनी है, या फिर एक ऐसी ठोस वास्तविकता पर जिसे कोई मिटा नहीं सकता? सोचिएगा जरूर। इसी सवाल के साथ मैं इस चर्चा को यहीं विराम देता हूं।